Hi guys, I welcome you all on my channel. You are watching Predictable Learning and I am कीर्ति शर्मा. गाइज मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें कंटेंट तो काफ़ी अच्छा था, पर मैं उसको अच्छे से एडिट नहीं कर पाई थी. आप यूँ कह लो कि मुझे उसे एडिट करना ही नहीं आया था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. वेल, आई थिंक सर्वगुण संपन्न तो शायद कोई भी नहीं होता, और नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है दैट यू कांट से इनफ. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सर्व यू वट यू वॉन्ट. तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने हरियाणा का प्रशासनिक परिचय किया था, और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम हरियाणा को पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जानेंगे. तो टुडे लेट्स स्टार्ट विद जींद. जींद इज़ द हार्ट ऑफ हरियाणा. और हरियाणा को क्यों बोला जाता है जींद को क्यों बोला जाता है हरियाणा का हार्ट? क्योंकि ये बिल्कुल हरियाणा के सेंटर में है, इसीलिए इसको हरियाणा का दिल बोला जाता है. जींद को जो है दूध नगरी भी हम लोग कहते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भैंसें सबसे ज़्यादा हैं जींद में. फिर है सेकेंडली, इसको जयंती देवी नगर और जयंतपुरी के नाम से भी जाना जाता है. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हमारे जो जींद का संबंध है वो महाभारत के टाइम से माना जाता है, महाभारत काल से माना जाता है. तो एक उसके पीछे स्टोरी है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए जो पांडव थे उन्होंने अपनी विजय देवी की पूजा की थी, अपनी जीत की मंगल कामना के लिए. ठीक है, तो उन्होंने जो अपनी देवी की पूजा की थी, उस देवी का जो नाम था वो जयंती देवी था. तो जयंती देवी के नाम के आधार पर ही हमारे जींद का नाम पड़ा था, और यही हमारे जींद के नामकरण का आधार है. ठीक है, जयंती देवी नगर या जयंतपुरी जींद को इसीलिए बोला जाता है. ठीक है, फिर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिकआउट किया है. एंड द फर्स्ट इज, अकबर के शासनकाल में जींद जो था हिसार क्षेत्र का परगना होता था, यानी कि ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, ये हिसार क्षेत्र का परगना होता था. सेकेंडली इज, सन 1798 में आयरलैंड के जो जॉर्ज थॉमस थे उन्होंने जींद पे कब्जा कर लिया था. एंड थर्डली, अंग्रेजों के खिलाफ जो जींद का विद्रोह हुआ था वो प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुआ था. और ये कब हुआ था? सन 1814 में हुआ था, प्रताप सिंह के नेतृत्व में जींद का विद्रोह. फिर है आपका सन 1857 की जो क्रांति थी उसमें जींद रियासत के जो आला ओहदेदार थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था. यानी कि एक तरह से आप लोग ये कह लो तो उन्होंने अपने क्षेत्र के साथ गद्दारी ही की थी. तो 1857 की क्रांति में जींद रियासत के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था. फिर आता है आपका सन 1940 में जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन हुआ था. सन 1940 में ये हुआ था, हीरा सिंह चिरीनियाने के नेतृत्व में हुआ था. फिर है आपका छठा जो पॉइंट है, जैन खान. जैन खान जो था गवर्नर था, और वो बेसिकली अफगानिस्तान से था. ये क्या करता था? सिखों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, खिलाफ था उनके. तो ये जब उन पर जुल्म करता था तो धीरे 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 करके क्या हुआ, सिखों में इसके प्रति जो था उनका आक्रोश, उनका गुस्सा जो है बढ़ता चला गया. फिर उन्होंने सोचा कि नहीं यार, इससे तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा. तो जो आक्रोश था उसने एक बगावत का रूप ले लिया था. फिर जो थे, मैंने देखो आप लोग छठे पॉइंट में देख सकते हो, गणपत और गजपत मैंने दोनों ही लिखे हुए हैं ब्रैकेट में. अगर आप लोग देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ. ये रहा गजपत और गणपत. ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि पेपर में गणपत और गजपत कई बार दोनों ही दे देते हैं, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है आपका, इसीलिए दिया हुआ है. फिर क्या था, गजपत सिंह ने सिख आर्मी तैयार की थी. तो सिख आर्मी को तैयार करना तो बहुत ज़्यादा आसान था उसके लिए, क्योंकि पहले से ही सिखों में उसके लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश था. तो उन्होंने सिख आर्मी को तैयार किया था, और उन्होंने वापस से लड़ाई करके जैन खान से जींद को जीत लिया था. ठीक है, फिर जो था भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है. लेकिन भारत की आज़ादी के टाइम जो था जींद आज़ाद नहीं हुआ था. ये आज़ाद हुआ था ठीक उसके एक साल के बाद, यानी कि 15 जुलाई सन 1948 को जो था वो जींद आज़ाद हुआ था. लेकिन जब ये अलग से आज़ाद हुआ था जब ये जींद, तो तब भी ये अलग से एग्जिस्ट नहीं करता था. इसे पंजाब में शामिल कर लिया गया था, और इसका जिला जो था कंबाइन संगरूर था. फिर क्या हुआ था, ये कब अलग से एग्जिस्टेंस में आया था? जब हरियाणा और पंजाब जो थे वो दोनों अलग हुए थे, तब जींद अलग से एग्जिस्टेंस में आया था सन 1966 में, जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे. ठीक है, तो गठन के समय क्या था, जो 7वां जिला था उसको जींद को 7वां जिला बना दिया गया था गठन के समय, और ये सबसे छोटा जिला होता था. हम लोगों ने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो जो थी मेरी, मैंने उसमें इस बात का जिक्र किया है कि सबसे छोटा जिला कौन सा था और सबसे बड़ा जिला कौन सा था. तो आप लोग वो देखना. गठन के समय जींद जो था वो सबसे छोटा जिला था, और इसको 7वां जिला घोषित कर दिया गया था. फिर जींद का जो किला था वो सन 1795 में राजा गजपत सिंह ने बनवाया था, और इस किले का जो पुराना नाम है वो फतेहगढ़ था. जींद जिले का
जींद के किले का पुराना नाम। फिर है हिसार, जो जींद है जो हिसार मंडल में आता है और इसकी सीमा इसकी सीमा पंजाब राज्य से लगती है। जींद हिसार मंडल के तहत आता है। मंडल और उपमंडल जो थे हरियाणा के, वो मैं सारे के सारे अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ। इसकी सीमा पंजाब राज्य से लगती है। फिर है इस जिले के साथ अन्य 7 जिलों की सीमाएं लगती है, यानी कि एक ऐसा एकमात्र जिला हरियाणा का जिसके साथ अन्य सबसे ज़्यादा जिलों की सीमाएं लगती हैं, वो है आपका जींद। ठीक है, क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा यानी कि 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। हमारी जो जींद की साक्षरता दर है वो है 71.44%। सबसे कम जो झाड़ियां हैं वो भी जींद में है। गेंदा फूल का उत्पादन अत्यधिक यहाँ होता है। यहाँ पे क्या है, फूड पार्क और हर्बल पार्क भी है। लगभग सभी राज्यों से ये रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख कौन सी हैं, गेहूं और चावल, और अन्य फसलों में बाजरा, गन्ना और तिलहन वगैरह भी आते हैं। और प्रमुख उद्योग क्या हैं जींद के, सूती वस्त्र उद्योग और पावर लूम वस्त्र उद्योग, ये यहाँ के जींद के प्रमुख उद्योग हैं। प्रमुख कारखाने यहाँ पे कौन से हैं, देखो प्रमुख उद्योगों में चमड़ा सफाई का काम भी आ जाएगा बच्चों। चमड़ा सफाई का काम जो है ये भी जींद में बहुत मेन तौर पे किया जाता है। प्रमुख कारखाने हैं चीनी, इस्पात, ट्यूब और साइकिल के कारखाने, ये सारे के सारे यहाँ के प्रमुख कारखाने हैं। और क्या क्या है जींद में, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये भी जींद में है। वीटा का प्लांट, मिल्क प्लांट जो है वो भी जींद में है। पशुओं का चारा प्लांट वो भी जींद में है। और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो जींद में से होकर गुजरते हैं वो कौन से हैं, फर्स्ट इज NH71 एंड सेकेंड इज NH52। इसके देखो NH52 के मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसका जो पहले नाम था वो NH65 था। मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ, ये रहा। NH52 का पहले जो नाम था वो NH65 था। ठीक है, हाँ आगे है इसकी जलवायु और मिट्टी। जलवायु और मिट्टी कैसी है जींद की, अर्ध शुष्क और उपोष्ण स्टेपी जलोढ़ मैदान है यहाँ के। और इसकी जो मिट्टी है बालुई दोमट मिट्टी और भूरी शुष्क मिट्टी है। ठीक है, जींद की जो तहसील है उचाना, नरवाना, जुलाना, सफीदों और अलेवा। और इसके जो प्रमुख शहर हैं वो हैं सफीदों, पिलूखेड़ा, नरवाना, उचाना, कलां, जुलाना, अलेवा और खांडा। ये क्या है, जींद के प्रमुख शहर हैं। जींद के जो कुल गांव हैं वो है 306। इसके मंडल भी 4 हैं और उपमंडल भी 4 हैं। यहाँ पे क्या है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है जो सन 2013 में स्थापित की गई थी। आगे चलते हैं, बिरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य। जो बिरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भी जींद में है और ये 2007 में स्थापित किया गया था। यहाँ का जो फेमस स्टेडियम है वो है अर्जुन स्टेडियम। सीसवाल संस्कृति भी एक टाइप की जो संस्कृति है वो देखो जींद के किन किन इलाकों से संबंधित है। सीसवाल संस्कृति के जो इलाके हैं वो हैं खुखरी, नरवाना और कलायत। ये तीनों जो इलाके हैं वो सीसवाल संस्कृति से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि तीनों इलाके किस संस्कृति से संबंधित हैं तो वो है सीसवाल संस्कृति। प्रमुख व्यक्ति, अब आते हैं आपके प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं जो जींद से रिलेटेड हैं। आपका पंडित अमीलाल थे स्वतंत्रता सेनानी। इनको बोला जाता है कि इन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर उनकी फ्रीडम फाइट में उनका साथ दिया था और उनके साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, यानी कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उनके साथ मिलकर। तो वो थे पंडित अमीलाल, स्वतंत्रता सेनानी थे ये भी। आगे है आपका याजुवेंद्र चहल, ये क्रिकेटर हैं। जगदीप सिंह लोहान हैं हमारे CBI के जज, और ये वही CBI के जज हैं जिन्होंने ये डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं बाबा राम रहीम, इन्होंने दोषी करार दिया था, यानी कि इन्होंने सज़ा सुनाई थी। जगदीप सिंह लोहान ने बेसिकली, मतलब क्या है, ये CBI के जज हैं। आगे है आपका महावीर गुड्डू को हम जानते हैं बम लहरी के नाम से, ब्रैकेट में मैंने डाला हुआ है एज यू कैन सी। ये क्या है, गायक हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये एक पॉलिटिशियन है। कविता दलाल जो है वो WWE की रेसलर हैं और ये खली की शिष्या भी हैं। इनको हाल फिलहाल अभी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। उदयवान हंस कौन थे, हरियाणा के पहले राज कवि थे। मीर जाफर जेठाली क्या है, हरियाणा के पहले हास्य कवि हैं। अब देखो जींद में जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, यानी कि घूमने के जो इलाके हैं पर्यटन के, वो कौन से हैं। बुलबुल झील वो भी जींद में है। रानी तालाब ये भी जींद में है। हरियाल है आपका नरवाना में। अब आते हैं आपके प्रमुख
तीर्थ कौन से हैं यहाँ पे? सबसे पहला है आपका अश्वनी तीर्थ। अश्वनी तीर्थ जो है आसन गांव में है। यहाँ पे एक जो तालाब है, यहाँ पे अश्वनी कुमारों की जो कथा कहानियाँ हैं ये उनसे जुड़ा हुआ है। अश्वनी तीर्थ अश्वनी कुमारों की कथा कहानियों से जुड़ा हुआ है, ऐसा हमारी दंत कथाओं में वर्णित है। ठीक है, अश्वनी तीर्थ आपका। फिर है आपका बराह तीर्थ। बराह तीर्थ ये जो है बराह गांव में ही है, और इसके लिए क्या बोला जाता है कि भगवान विष्णु ने क्या किया था, यहाँ पे वराह के रूप में अवतार लिया था। वराह जो है एक संस्कृत वर्ड है और जिसका नाम होता है जिसका मतलब होता है भैंसा। वराह के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, तो बराह तीर्थ था हमारा ये। आपका जो नेक्स्ट है वो है हाटकेश्वर मेला। हाटकेश्वर का जो मेला है वो है हाट गांव में, यानी कि सफिद्दों में, और इसका वर्णन भी जो है हमारी दंत कथाओं में मिलता है। और इसके लिए देखो जो हमारा हाटकेश्वर का मेला है, जो यहाँ पर जाता है, ऐसी मान्यता हमारे दंत कथाओं में मिलती है कि जो भी हाटकेश्वर तीर्थ पे जाता है उसको 68 तीर्थों का फल मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 4 धाम की यात्रा कराए तो सब कुछ देख लिया, तो वो वाला कि यहाँ पे स्नान करने से, यहाँ पे पूजा वगैरह करने से हमें 68 तीर्थों के पुण्य के बराबर हमें फल मिलता है, ऐसा हमारी दंत कथाओं में माना जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला था, यहाँ जाने से ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों की इकट्ठी भक्ति मानी जाती है कि जो यहाँ पे चला गया या यहाँ पे जिसने स्नान वगैरह कर लिया उसको ये माना जाता है कि उसने ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेवों की उसने इकट्ठी ही भक्ति कर ली। यहाँ पे परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उन्होंने भी तपस्या की थी। अगला है आपका जामनी तीर्थ। जामनी तीर्थ जो है जामनी गांव में है, ये भी भगवान परशुराम जी से संबंधित है। इनके पिता जमदग्नि जी ने ऋषि ने तप किया था यहाँ पे। अगला है आपका छठा हंसडेर तीर्थ। हंसहेडर जो तीर्थ है वो हंसडेर गांव में है। इसका नाम जो है हंसहेडर नहीं बोलते, इसको हमारे जो हंसडेर बोला जाता है, मतलब लोकल अगर आप लोग सुनते हो किसी के मुंह से तो हंसडेर बोला जाता है। ये क्या है, यहाँ पे देखो ये बिलसर का मेला, बिलसर का मेला भी जो है हंसडेर में लगता है, और इसके लिए क्या माना जाता है, कपिल मुनि की जन्मस्थली है ये, कपिल मुनि। तो देखो जो कपिल मुनि की जन्मस्थली है और इनके पिता करदम की पूजा स्थली भी है यहाँ पे। इनके पिता जो थे करदम, उन्होंने पूजा की थी, वो अपनी तपस्या वगैरह यहीं करते थे, और कपिल मुनि का जन्म जो है वो यहाँ पे हुआ था। और इसके बारे में एक और चीज़ बताई जाती है कि ब्रह्मा जी जो पूरी दुनिया का ब्यौरा करने निकले थे, उस टाइम सबसे पहले जब हंस की सवारी की थी उन्होंने, तब वो यहाँ रुके थे, इसीलिए इसका नाम हंसडेर पड़ा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले हंस की सवारी करते हुए यहाँ पे रुके थे। ठीक है, ये था आपका हंसडेर तीर्थ। आगे देखते हैं, आगे है आपका ढूंढवा तीर्थ। हाँ, ढूंढवा तीर्थ जो है इसका जो वर्णन है वो कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में भी मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि इक्कस के पास है ये, और यहाँ पे क्या किया था, दुर्योधन जब युद्ध हुआ था इनका कौरवों का और पांडवों का, तब दुर्योधन यहाँ पे आकर छिप गया था और भीम ने क्या किया था, उसको ढूंढ के मारा था। ठीक है, दुर्योधन यहाँ पे आके छुप गया था और भीम ने उसको ढूंढ कर मारा था, इसीलिए इसका नाम जो है ढूंढवा तीर्थ पड़ गया। ठीक है, अगला है आपका यक्षिणी तीर्थ। यक्षिणी जो तीर्थ है वो भी आपका है दक्षिणी खेड़ा में, आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, यस, दक्षिणी खेड़ा में है आपका जो यक्षिणी तीर्थ है। रामराय का मेला जो है वो भी रामराय गांव में है। रामराय नामक एक गांव है, वहाँ पे जो परशुराम मंदिर है, वहाँ पे इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। परशुराम जी क्या थे, वो क्षत्रियों के खिलाफ थे, वो नेचर से तो ब्राह्मण थे, जन्म से वो ब्राह्मण थे, लेकिन उनका जो स्वभाव था या उनके जो कर्म थे वो उनके क्षत्रियों वाले थे। वैसे पुराने टाइम में माना जाता है ना कि जो ब्राह्मण होते हैं वो किसी की हत्या नहीं करते, ये है वो है। ये जो था उनको श्राप मिला था उनकी माता को, तो उस इनके जो कुल में जो श्राप था, उस श्राप की वजह से ऐसा हुआ था कि ये पैदा तो एक ब्राह्मण कुल में हुए थे, लेकिन उनका जो कर्म थे वो क्षत्रियों वाले थे। ठीक है, तो इसको भी भगवान परशुराम जी से संबंधित जो है वो माना जाता है रामराय का मेला। फिर है आपका पांडु पिंडारा। जो पांडु पिंडारा तीर्थ है ये हरियाणा का एक लघु या छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है पांडु पिंडारा को। इसको आप लोग नोट कर सकते हो अलग से, पांडु पिंडारा को हरियाणा का लघु या छोटा हरिद्वार कहा जाता है। अपने युद्ध विजय के बाद में पांडवों ने क्या किया था, श्राद्ध के लिए यहाँ सोमवती अमावस का इंतजार किया था बच्चों। सोमवती अमावस का इंतजार उन्होंने बहुत टाइम तक, यानी कि 12 साल तक उन्होंने सोमवती अमावस का इंतजार किया था।
और उन्हें क्या था, मतलब कहते हैं कि वो प्राप्त नहीं हुई थी। फिर मतलब काफ़ी लंबे टाइम के बाद जब वो आई थी तो वो श्राद्ध वगैरह करके वहाँ से निकले थे अपने पूर्वजों का। फिर उन्होंने श्राप भी दिया था कि कलयुग में हमेशा ही सोमवती अमावस आया करेगी, कि हम लोग तो तरस गए हैं लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो है हर रोज़ ही सोमवती अमावस आएगी। तो आजकल ऐसा होता है, तकरीबन तकरीबन क्या होता है कि सोमवार की ही अमावस होती है, यानी कि बार बार आती है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था और ये श्रापित है ये चीज़। तो पांडु पिंडारा में जो है वो पिंडारा गांव में है, इसको सोम तीर्थ के नाम से भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सोमवती अमावस का बहुत महत्व है। तो ये तो था आपका पांडु पिंडारा का तीर्थ। अगला है आपका सफिद्दों। सफिद्दों का जो पुराना नाम है वो है सर्पदमन। सर्पदमन अब देखो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। एक और चीज़, सफिद्दों में यहाँ पे नाग क्षेत्र नामक जो सरोवर है और तीर्थ है, नाग क्षेत्र नाम का तीर्थ, ये भी आपका तीर्थों में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि नाग क्षेत्र नाम का सरोवर और तीर्थ। तो ये आपका सफिद्दों में है, इसका पुराना नाम सर्पदमन है। देखो क्या हुआ था बच्चों, महाभारत काल में अर्जुन का पुत्र जो था अभिमन्यु, वो महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। उनका पुत्र जो था परीक्षित, एक बार वो जंगल में गए तो क्या हुआ, उनको प्यास लगी और उन्होंने एक ऋषि से पानी मांगा। तो जब उन्होंने ऋषि से पानी मांगा था तो वो जो ऋषि थे वो तपस्या में लीन थे, और परीक्षित ने क्या किया था, वो गुस्से से एक मरा हुआ सांप जो था वो ऋषि पर फेंक दिया था। तो जैसे ही मतलब उन्होंने सांप उसके ऊपर फेंका था तो वो क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उसको श्राप दिया था कि तुम 7 दिन के अंदर अंदर सांप के काटने से मर जाओगे। तो सांप के काटने से मर जाओगे, इससे क्या था, वो बहुत डर गया था और उसने क्या किया, अपने आप को अपने महल में ले जाकर और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। फिर उस कमरे में यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डर के अपने आप को बंद कर लिया था। फिर उनके जो महल के जो ओहदेदार थे या फिर उनकी प्रजा के जो उनके शासनकाल के टाइम जो भी उनके जो प्रमुख आदमी थे, उन्होंने सोचा कि यार मतलब दुनिया मरती तो है पर ऐसा भी क्या मौत से डरना कि अपने आप को मतलब कमरे में ही बंद कर लिया, और मतलब वो इस चीज़ के लिए क्या हो गए थे, चिंतित हो गए थे। तो फिर उन्होंने एक सुखमुनि थे उनको बुलाया था, उसको समझाने के लिए, परीक्षित को ये समझाने के लिए कि मौत तो आनी ही है, मौत तो एक सर्वमान्य सच्चाई है, पर ऐसा भी क्या डरना कि मतलब मौत से पहले ही बंदा मर जाए, ऐसा भी ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात को समझाने के लिए सुखमुनि को बुलाया था। तो फिर सुखमुनि ने क्या किया था, उनको महाभारत के बारे में और महाभारत में जो श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया था कि हमारा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हमारे कर्म क्या है और मोक्ष क्या है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने परीक्षित को बताया था। फिर क्या हुआ था, अब पुराने टाइम में जो ऋषि का श्राप था वो खाली तो नहीं जाता था, वो श्राप से मर गया था, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर। फिर जो उनके पुत्र थे, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय होते थे, उन्होंने सर्प यज्ञ करवाया था और वहां पे जो था बहुत सारे सांपों की बलि दी थी। चित्र का नाम जो है सर्पदमन पड़ा था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, पर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है। ये तो था आपका सफिद्दों। फिर अगला है आपका धमतान साहिब। धमतान साहिब में जो है एक गुरुद्वारा है, ये धमतान गांव में ही है। जो ये गुरुद्वारा है ये हिंदू और सिखों की सांझी मान्यता का केंद्र है, यानी कि यहाँ पे हिंदू और सिख सांझे रूप से अपनी अपनी जो है पूजा करते हैं और दोनों ही यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये उनकी सांझी मान्यता का केंद्र है। और औरंगजेब ने जब सिखों पर हमला किया था तो क्या हुआ था, सिखों के उस टाइम 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, ठीक है, सिखों के 9वें गुरु थे। जब औरंगजेब ने सिखों पर हमला किया था तब वो दिल्ली जाते हुए जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो गुरुद्वारे में रुके थे, इसी गुरुद्वारे में रुके थे। इस कारण जो है धमतान साहिब गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और तभी से इसकी जो महत्ता वो है चली आ रही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो औरंगजेब ने हमला किया था उस टाइम सिखों के जो गुरु थे कौन थे और कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर थे। और धमतान साहिब गुरुद्वारे का संबंध सिखों के कौन से गुरु से है, तो ये सिखों के 9वें गुरु से इसका कनेक्शन जो है वो माना जाता है। फिर है आपका सच्चा सौदा मेला। सच्चा सौदा मेला जो है आपका वो सिंहपुरा में है। फिर है शिवजी मेला है आपका भुरायण में। फिर है बाबा भोलूनाथ का मेला, ये है खरकराम में। जितगिरी का मंदिर जो है वो है आपका काकड़ोद में। काकड़ोद में हम लोग हमेशा से ही पूजा करते हैं। फिर है आपका भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसमें नहीं डाला, मैं लिखना भूल गई लेकिन अभी मुझे याद आया।
गाइज मैं आपको यहाँ पे भूतेश्वर मंदिर के बारे में बता रही थी। भूतेश्वर मंदिर का जो निर्माण है सन 1778 से 80 ईस्वी के बीच में रियासत के जो राजा थे उस समय राजा रघुवीर सिंह उनकी रानी ने करवाया था। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण 1778 से 80 ईस्वी के बीच में रियासत के राजा रघुवीर सिंह उनकी रानी ने करवाया था। और रघुवीर सिंह ने क्या किया था, भूतेश्वर महल बनवाया था। इसी का नाम आप लोग आज जानते हो, रानी तालाब है। रानी तालाब पे जो महल और वो मंदिर बना हुआ है वो क्या किया था, उसी को हम भूतेश्वर मंदिर बोलते हैं। और इसका निर्माण रघुवीर सिंह और उनकी रानी ने करवाया था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों के कमेंट करने से हम लोगों को अपना फीडबैक मिलता है और हमें अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारने का मौका मिलता है और हमें उसको बेटर तरीके से प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।